गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि जंतुओं में श्वसन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मतलब कि पादपों में श्वसन कैसे होता है। हमने ये चीज़ पढ़ा था कि पादपों में जो होता है श्वसन वह 3 विधियों द्वारा होता है। पहले हमने बताया था जड़ों द्वारा, दूसरा हमने बताया था पत्तियों द्वारा और तीसरा हमने बताया था थानों द्वारा। तो 3 स्टेप से भी हमने क्या बताया था कि श्वसन की क्रिया होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो श्वसन क्या होती है, तो श्वसन हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ के हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो यानी अगर चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सबको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। तो ऊर्जा पाने के लिए क्या करते हैं कि सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने हर वीडियो में नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो में बताता हूँ कि पूरे श्वसन की क्रिया में कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब छोटे क्लास में पढ़ते हैं तो हमें बस बता दिया जाता है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही ग्लूकोज टूटता है। अब जब हायर क्लास में जाएंगे, जैसे नेट जेआरएफ पीएचडी करेंगे या एमएससी में ही अगर आप पढ़ेंगे, तो जो ऑक्सीजन का यूज होता है तो एकदम लास्ट में यूज होता है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कहीं नहीं यूज होता है। लेकिन फिर भी हम क्लास 10th 11th 12th में बेसिकली हम इतना ही पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो चलो आज, हाँ, कल हमने बात किया था पादपों में श्वसन और आज हम बात करेंगे कि जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, तो देखो जंतुओं में अगर श्वसन की बात करें तो जंतु क्या होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अर्थ धरती पे भी रहते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि जल में भी रहते हैं। अगर हम बात करें कि जलीय प्राणियों, जो जलीय प्राणी हैं उनमें श्वसन कैसे होता है, तो जलीय प्राणियों में अगर हम बात करें तो जलीय प्राणियों में क्या क्या हो सकते हैं, तो कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं और मछलियाँ भी हो सकती हैं। तो जनरली अगर हम बात करें कि जलीय प्राणियों में श्वसन होने की एक ही विधि है कि या तो उनमें क्लोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोम पाया जाए। ये क्लोम क्या होते हैं, इसे हम लोग गिल्स कहते हैं। यानी ये गिल्स क्या होते हैं कि जो मछली होती है, मछली का जो आगे वाला पोर्शन होता है उसके यहाँ, जैसे हमारा ईयर है, जो कान है, कान के बगल में, यानी जैसे हमारा कान है वैसे मछली के अगल बगल क्या होते हैं कि क्लोम उपस्थित होते हैं। इन्हीं क्लोमों के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है जलीय प्राणियों के लिए कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उनको फ्री अवस्था में नहीं मिलता है। उनको ऑक्सीजन क्या होता है कि जल में घुलित के रूप में मिलता है। यानी कि अगर बात करें तो जल, अगर जल की बात करें तो जल क्या है, H2O है। अब H2O में अगर हम बात करें तो H2O में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन फ्री अवस्था में नहीं है, ऑक्सीजन को 2 लोग पकड़े हुए हैं, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। कहता है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम कहाँ जाओगे, तो ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं, तो ऑक्सीजन कहता नहीं हम जाइब, लेकिन ये हाइड्रोजन कहता है हम ना जाए दे, लेकिन ऑक्सीजन कहता है हम जाइब। तो मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ के अंदर जो गिल्स यानी जो क्लोम होती है, वो क्लोम क्या करती हैं, ध्यान से देखो। तो मछली का सपोज करो, मछली क्या करती है, अपने मुख से वाटर को ड्रिंक करती है, यानी माउथ में क्या करती है कि वाटर को पीती है, यानी पानी पी। अब पानी जैसे ही पी, उसके अंदर का जो गिल्स है, गिल्स क्या करता है, घबराओ नहीं ऑक्सीजन, हम तुमको आज हाइड्रोजन से मुक्त कर देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ऑक्सीजन को क्या ही पता था कि ये जो गिल्सवा ये हमारा काहे मदद कर रहा है, ये गिल्स इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि इसको खुद ऑक्सीजन मछली को देना है और ये हाइड्रोजन को ब्रेक करता है और ऑक्सीजन को ले लेता है। तो यानी अब यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन ब्रेक हो गया, यानी ऑक्सीजन जो था ये ऑक्सीजन में फ्री अवस्था में हो गया। जैसे ही फ्री अवस्था में हुआ, ये मछली जो थी, जो फिश थी मछली, ये मछली अपने अंदर लेती है और इसका यूज करके और अपना एटीपी का उत्पादन कर लेती है। तो हमने पढ़ा कि जलीय प्राणियों में श्वसन कैसे होती है। जलीय प्राणियों के लिए समस्या ये हो जाती है कि उनमें जो जल ऑक्सीजन होता है फ्री अवस्था में नहीं होता है, वह जल के रूप में घुलित अवस्था में होता है और उसको हाइड्रोजन से मुक्त करता है गिल्स। ठीक है, ये बात समझ में आया? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि स्थलीय प्राणियों में श्वसन कैसे होता है। तो देखो नॉर्मली से ये बात है कि स्थलीय प्राणियों की अगर हम बात करें तो स्थलीय प्राणियों में तो कीड़े मकोड़े भी आते हैं और फिर उच्च कोटि के भी जीव जंतु आते हैं। जैसे अगर निम्न कोटि के जंतु की बात करें तो केचुआ आ गया, ठीक है, बिच्छू आ गया, मकड़ी आ गए, ये सब निम्न कोटि के जंतु हैं। लेकिन अगर उच्च कोटि के जंतु की बात करें तो गाय भैंस बकरियां, सबसे उच्च में है ह्यूमन मतलब मनुष्य। तो इनमें कैसे श्वसन होता है, तो स्थलीय प्राणियों को निम्न क्या हमने किया है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है।
पहला चीज़ क्या किया कि स्थलीय प्राणियों में जो निम्न कोटि के जंतु हैं उनमें जैसे देखो फेफड़ा, अगर फेफड़ा की बात करें कि निम्न कोटि के जितने भी जंतु, जैसे मेढक हो गया निम्न कोटि का जंतु है, केचुआ है निम्न कोटि का जंतु, इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो स्किन यानी त्वचाओं के द्वारा होता है। त्वचा से ही ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अब अगर बात करें कि निम्न कोटि के कुछ और भी जंतु होते हैं जिनमें क्लोम भी पाया जाता है। जैसे अगर मेढक का लार्वा की बात करें तो मेढक का जो लार्वा, यानी कि अगर आप लोग गांव में देखे होंगे कि जब बारिश का समय आता है तो छोटे छोटे हमें गांव में जो छोटे मोटे गड्ढे रहते हैं उसमें मछली की तरह छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो जो छोटा छोटा जीव है वो है मछली है। हम लोग सोचते हैं कि चलो बड़ा हो जाएगा इसको मार के हम लोग खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में हमें क्या पता चलता है, अरे ये तो सारा मेढक था। ठीक है, तो यानी कि अगर मेढक का जब लार्वा था, जब उसमें पूंछ था, जब वो ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा था, तो यानी कि वो क्लोम के द्वारा ऑक्सीजन को ले लेता था, श्वसन की क्रिया करता था। अब बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुस्त क्लोम क्या होता है। तो पुस्त क्लोम का मतलब होता है कि जैसे पुस्तक होती है, ठीक है, अगर बात करें हम पुस्तक, तो देखो ये हमारा क्या है, नोटबुक है। नोटबुक हमारा ऐसा है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमने बताया यहाँ पे कि मकड़ी और बिच्छू, मकड़ी और बिच्छू ऐसे जंतु होते हैं कि इनमें जो फेफड़ा पाया जाता है ऐसे पाया जाता है, ठीक है, यानी बुक के जैसा। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, बुक लंग्स। क्या नाम रखा है, बुक लंग्स, यानी बुक गिल्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है, बुक लंग्स नहीं, बुक गिल्स, यानी मकड़ी और बिच्छू में क्या पाए जाते हैं, बुक गिल्स। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें कि जो उच्च कोटि के जंतु होते हैं, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, कि जो उच्च कोटि के जंतु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। कुछ अपवाद हैं कि जो मेढक होते हैं, मेढक में भी लंग्स देखने को मिलता है, लेकिन वो विकसित नहीं होता है तो नॉर्मली, लेकिन हमने उसको उसमें रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं मनुष्य में, पक्षी में, छिपकली में, पशु में आदि में, मतलब इन सभी में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वह श्वसन की जो क्रिया होती है वो फेफड़े के द्वारा होती है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा कि जलीय प्राणियों में श्वसन कैसी होती है और स्थलीय प्राणियों में यानी जो निम्न कोटि के जंतु उनमें श्वसन कैसी होती है। तो हमारे जो सब्जेक्ट है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट में है, जो कक्षा 10 में जो हमें पढ़ना है वो मानव में श्वसन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मानव में श्वसन। बाकी जो निम्न कोटि के जीव जंतु उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। जब हम ग्रेजुएशन करेंगे, जब हम स्नातक की कक्षाओं में जब जाएंगे पढ़ने, तब वहाँ पे हमें छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में, श्वसन के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें क्लास 10th में बस पढ़ना है क्या है, मानव में श्वसन पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं मानव में श्वसन कैसे होती है। तो मानव में श्वसन के लिए क्या होती है, एक श्वसन अंग की जो होती है, और श्वसन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। चलो हम लोग एकदम लंग्स का संरचना बना के एकदम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं लंग्स का। देखो बच्चों, तब हम लोग बात करेंगे मानव में श्वसन यानी रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जनरली बात करेंगे फेफड़े के बारे में। तो ये आपको फिगर दिख रहा है, ये है हमारा फेफड़ा। ठीक है, अब इस फेफड़े, जो फेफड़ा हमारा दिख रहा है, इसको मैंने पहले से ही बना लिया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो एक एक वर्ड, एक एक नाम हम लोग देखते हैं कि इसका एक एक लोकेशन कहाँ है। तो हमने पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि हमने पढ़ा है क्या, कि हमने पढ़ा है आहार नाल। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, आहार नाल पहले से पढ़ा हुआ है। आहार नाल में हमने बताया था कि ये जो पोर्शन सपोज करो ये क्या है, मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा। ठीक है, यानी इसे हमने क्या बोला, मुख गुहा बोला। यानी देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसे हम मुख गुहा बोल रहे हैं। मुख गुहा क्या होता है, आगे एक नली में खुलती है, तो उस नली को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, फेरिंग्स बोलते हैं, यानी ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी में हमने बताया था कि ग्रसनी जैसे ही आगे बढ़ती है इसमें 2 छिद्र खुलते हैं। कितने छिद्र खुलते हैं, 2 छिद्र खुलते हैं। एक वाला जो छिद्र होता है उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रास नली। लेकिन पहले इससे हम लोग बोलते हैं कि ये जो छिद्र होता है, पहले इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं कि छिद्र को गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलेट। ठीक है, और जो दूसरा वाला छिद्र होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लॉटिस बोलते हैं। और इन्हीं दोनों छिद्रों के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं एपीग्लॉटिस। ठीक है, एपीग्लॉटिस को अगर हिंदी में हम लोग बात करें बच्चों तो इसे बोलते हैं घाटी ढापन। क्या बोलते हैं,
घाटी ढापन। अब अगर हम लोग बात करें कि घाटी ढापन का कार्य क्या था, तो हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि घाटी ढापन का कार्य ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो ये जो एपिग्लॉटी है, जो ढक्कनवा है, ये ग्लॉटिस को ढक लेता है, जिससे कि जो श्वास वाली नली है उस श्वास नली में कोई भी भोजन का कण न जाए, जिससे हम सुरक्षित रहें। और ये जो हमारा ग्रास नली वाला यानी जो गलेट वाला छिद्र है, ये खुला रहता है और भोजन हमारा कहाँ आ जाता है, सड़क के आमाशय में चला जाता है। तो एपिग्लॉटिस ये काम करता है। और जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये वाला जो घाटी ढापन होता है ये किसको ढक लेता है, ग्रास नली को ढक लेता है। तो यानी अगर हम बात करें कि जो गलेट होता है, गलेट आगे चल के कहाँ खुलता है बच्चों, तो ग्रास नली में खुलता है। ठीक है, ग्रास नली आगे चल के कहाँ खुलता है, स्टमक में खुलता है। तो यानी अगर इसकी बात करें तो ये नीचे चल के कहाँ खुल रहा है, तो ये नीचे चल के स्टमक में खुल रहा है बच्चों। ठीक है, कहाँ खुल रहा है, स्टमक में खुल रहा है। तो ये हमारा स्टमक हो गया। अब अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फेफड़े की, तो यहाँ पे देखो एक छिद्र है, तो यहाँ पे ये आगे दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं और यहीं से क्या होता है, हमारा फेफड़ा निकलता है। ठीक है, तो ये आज हम बात कर रहे हैं फेफड़े की। किसकी बात कर रहे हैं, फेफड़े। ये ग्लॉटिस जो है आगे चल के जब खुलता है आगे, तो ये विंड पाइप में खुलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वायुनाल। क्या बोलते हैं बच्चों, वायुनाल। और ये वायुनाल आगे चल के क्या बोलते हैं, दो भागों में खुलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास नली। अब ये श्वास नली जाके कहाँ खुल जाता है, लंग्स यानी फेफड़े में खुलता है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वह हम बात करेंगे लंग्स के। तो अब देखो इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसके नीचे से अमाशय में जो ग्रास नली आगे के अमाशय में खुलती है। लेकिन हमें क्या करना है कि आज हमें लंग्स के बारे में पढ़ना है, तो हम ये सब आज चीज़ नहीं बताते हैं। तो ये देखो मुख गुहा था, ग्रसनी था, ग्रसनी में दो छिद्र थे, ग्लॉटिस और गलेट। ग्लॉटिस आगे चल के कहाँ खुल रहा था, वायुनाल में खुल रहा था, और जो कि आगे चल के लंग्स में खुल रहा था। लेकिन अगर हम बात करें गलेट के, तो गलेट कहाँ खुल रहा था, ग्रास नली में, और ग्रास नली आगे चल के कहाँ खुल रहा था, स्टमक में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि लंग्स। ठीक है, तो आहार नल में ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छे से इस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। वीडियो नंबर 2 या 3 में होगा। ठीक है, तो उसमें आप जाके अच्छे से देख लीजिए। आप मतलब मेन पेज पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप उसको ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड के नाम से है। तो देखो बच्चों, ये जो सबसे एकदम ऊपर जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मुख गुहा। क्या कर रहे हैं बच्चों, मुख गुहा की बात कर रहे हैं। अगर इसके पहले अगर हम जान लें तो हमारा जो फेफड़ा होता है उसका वजन, मतलब जो वयस्क होते हैं उनमें इसका वजन होता है 1.3 kg, मतलब कि 1.5 किलो से कम होता है। और अगर ग्राम में बात करें तो 1300 ग्राम का होता है। और ये जो फेफड़ा होता है ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। और कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़ा होता है, एक दायां और एक बायां फेफड़ा। अगर हम बात करें तो जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो जो हमारा दायां फेफड़ा है वह बाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि उसके बगल में नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बंद मुट्ठी के आकार का हृदय स्थित होता है, इसलिए क्या होता है, छोटा होता है। और फेफड़ा जो होता है एक उपास्थि नुमा एक हड्डी रहती है प्लेट की तरह, उससे हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। इसी डायाफ्राम, ये डायाफ्राम पे क्या होता है, डायाफ्रागम। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम पे ये हमारे दोनों लंग्स टिके हुए रहते हैं 1.5 किलो का। ठीक है, अगर ये डायाफ्राम ना होगा तो ये फेफड़ा नीचे आके स्टमक में बैठ जाएगा। अब बात करें तो ये हमारा अगला वाला पोर्शन क्या है, मुख गुहा है। मुख गुहा से नीचे आगे जैसे आएंगे तो एक पतली जो नली होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी के कितने भाग होते हैं बच्चों, तो ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला वाला जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं नासाग्रसनी। क्या बोलते हैं बच्चों, नासाग्रसनी। नासाग्रसनी की अगर अंग्रेजी बात करें तो उसे हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्रसनी बोलते हैं। उसके नीचे जब आएंगे तो जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है जिसे मुख गुहा बोलें, यह भी ग्रसनी का ही भाग है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मुख ग्रसनी। क्या बोलते हैं बच्चों, मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी को अंग्रेजी में बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, ओरो
फेरिंग्स। अब अगर तीसरी की बात करें तो जैसे ही नीचे आएंगे देखो यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट हल्का सा दिख रहा होगा, यानी टेटुआ जहाँ पे था, जहाँ पे हमारा एपिग्लॉटिस था। एपिग्लॉटिस के बगल में क्या होते हैं कि हमारा एक ग्रसनी का सबसे अंतिम भाग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंठ ग्रसनी। क्या बोलते हैं बच्चों? कंठ ग्रसनी, जिसे हम लोग लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब इसी लैरिंजोफेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। यहीं से क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स का मतलब होता है कि यहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आवाज़ उत्पन्न होती है। ये चीज़ समझ में आया बच्चों? अब देखो आगे हम बात करेंगे कि ग्रसनी आगे चल के एक नली में खुलती है, तो उस हम लोग उसका नाम दिया वायुनाल। क्या नाम दिया बच्चों? वायुनाल। ये है आपका वायुनाल। ठीक है, वायुनाल, यानी अगर हम इसको अंग्रेजी में बात करें तो वायुनाल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं बच्चों? विंड पाइप कहते हैं। और विंड पाइप देखो एक क्या है कि उपास्थि नुमा एक हड्डी होती है, उपास्थि का बना हल्का कोमल मुलायम हड्डी होता है। ठीक है, उसके छल्लों द्वारा घिरे होते हैं। क्या होते हैं? छल्लों द्वारा घिरे होते हैं। जो छल्ला होता है यह उपास्थि का छल्ला होता है। किसका छल्ला होता है? उपास्थि का छल्ला होता है। तो अगर आप लोग क्लास 9 में बच्चे पढ़े होंगे कि हड्डी मतलब बोन्स, यानी हड्डी और उपास्थि। ठीक है, अस्थि और उपास्थि। तो अस्थि क्या होता है? कठोर होता है, लेकिन उपास्थि क्या होता है? मुलायम होता है, कमजोर होता है। जैसे अगर बोले कान की हड्डी, तो कान की हड्डी क्या है? उपास्थि हड्डी की बनी है, जो कि मुलायम होती है, लचीली होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हड्डी होती है यानी जो अस्थि होती है वो कठोर होती है। जैसे अगर इस हाथ की बात करें तो ये बीच में से यहाँ से नहीं मुड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर है। तो ये जो छल्ला जो कि वायुनाल को चारों बगल से एक सी आकार की, कैसा है देखो, सी लग रहा है कि नहीं? ऐसे लग रहा है कि नहीं? ऐसे लग रहा है ना? तो यानी ऐसे, यानी अगर इसको उठा के इस पर हम बैठा दें तो यानी सी आकार के छल्ले से घिरे होती है, जो कि किसकी बनी होती है? उपास्थि के। तो हम उसे क्या बोलते हैं? उपास्थि का छल्ला, जो कि वायुनाल को घेरे रहता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़ा क्या होता है? एक आवरण से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? एक आवरण से घिरा रहता है। तो फेफड़े के चारों ओर जो आवरण होती है, उस आवरण को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसावरण। क्या बोलते हैं बच्चों? फुफ्फुसावरण। ठीक है, फुफ्फुसावरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसे फुफ्फुसा आवरण के बीच में देखो खाली स्थान है, इसमें क्या भरा है? इसमें भरा है द्रव। क्या भरा है बच्चों? द्रव। तो इस द्रव को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस द्रव। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस द्रव। यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब देखो इस प्लूरल फ्लूइड के अगर बीच में बात करें, देखो इसमें गुहा भी तो दिख रही है। तो ये जो खाली स्थान, मतलब कि आंतरिक और बाहरी आवरण के बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे फुफ्फुस गुहा। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस गुहा। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल कैविटी। ठीक है, इतना बात समझ में आए? अब देखो जैसे ही हमारा वायुनाल आगे बढ़ता है तो वायुनाल के कितने भाग होते हैं? 2। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं लैरिंक्स यानी कंठ, जिसे स्वर यंत्र बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है। और उसी कंठ को हम लोग क्या बोलते हैं? टेटुआ। क्या बोलते हैं? टेटुआ। गांव में अगर बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तो कहते हैं ज़्यादा मत बोले, टेटुआ दबा दे तो मर जाइए, कहते हैं ना। तो बस वही, तो हमारा जो कंठ है ये क्या है? टेटुआ है। तो टेटुआ अपना बचा के सब रखना। ठीक है, अब उसके जो वायुनाल का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया देखो बच्चों, ट्रेकिया क्या है कि आगे चल के 2 शाखाओं में विभक्त हो गई। क्या हो गई? 2 शाखाओं में विभक्त हो गई। एक शाखा जाके कहाँ खुली? तो एक शाखा जाके खुली आपका एक मिनट कहा हो, सुतत है या कहा? अरे इधर देखो, सो रहे हो तुम लोग, क्या मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में? चलो बात करते हैं, इधर आओ। देखो
तो ये देखो जो हमारा ट्रेकिया था, ये ट्रेकिया कहाँ जाके खुल रहा है, ट्रेकिया देखो हमारा क्या है, दो भाग में विभक्त हो गया। जैसे दो भाग में विभक्त होता है तो एक वाले जो भाग में जाता है उसे हम लोग बोलते हैं राइट लंग्स। क्या बोलते हैं, राइट लंग्स। अगर राइट लंग्स की बात करें, ऐसा ही है देखो, तो ये क्या है, ये हमारा राइट लंग्स है और ये हमारा क्या है, लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो जो राइट लंग्स होता है उसे हम लोग दायां फेफड़ा बोलते हैं, जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है उसे बायां फेफड़ा कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे सामने अगर बात करें तो देखो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, ये हमारा दायां हाथ हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हाथ हो जाएगा, बायां। लेकिन अगर हम क्या करें कि एकदम ध्यान में बैठा है कि जो हमारा कॉपी, जैसे कि हम कॉपी लिखते हैं तो एकदम सामने रख के लिखते हैं, तो अगर हम सामने कॉपी रख के लिखते हैं तो हमारा जो ये वाला हाथ आ रहा है, जिस हाथ से हम लिख रहे हैं, इस हाथ से, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, दायां। तो हमेशा जो कॉपी बनाना तो इसका अपोजिट बनाना। क्या बनाना, अपोजिट, मतलब दायां का क्या बनाना, बायां हमेशा बनाना। तो ये फिगर याद करने का एक ट्रिक है, हमेशा याद रहेगा। जो हमारा दायां है वो बोर्ड पे यानी हमारी कॉपी होगी उस पर क्या होगा, बायां होगा। ठीक है, तो हमारा जो बायां फेफड़ा होता है बच्चों, वो दाएं फेफड़े से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि उसके बीच में हार्ट होता है। हार्ट कैसा होता है, नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा, बंद मुट्ठी आकार का होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमारा विंड पाइप वायुनाल था, जो वायुनाल था, ये जैसे ही आगे चल के दो भागों में खुलता है, तो जो दो भागों में खुलता है उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं। अब ब्रोंकी देखो जैसे फेफड़े के अंदर क्या अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया, तो जब अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया तो यानी हम बोल दें कि जो ब्रोंकी है ये अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया, यानी बट गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। तो ये हमारा है ब्रोंकियोल्स, यानी कि जब हमारा ट्रेकिया यानी कि जो हमारा वायुनाल था, जैसे ही दो भागों में, यानी जो ट्रेकिया था दो भागों में विभक्त हुआ, तो इन दो भागों को हमने क्या बोल दिया, ब्रोंकी। क्या बोला, ब्रोंकी। अब ब्रोंकी जैसे फेफड़े के अंदर जाके और सारे शाखाओं में विभक्त हो गए तो उसे हमने क्या बोल दिया, ब्रोंकियोल्स बोल दिया। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। यानी ये देखो ये पूरा फेफड़ा के एक फिगर था, और इस फेफड़े में अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ब्रोंकियोल्स है, क्या है बच्चों, ब्रोंकियोल्स। अभी जो ब्रोंकियोल्स है ना, ये जो अनेक शाखाएं, इन शाखाओं में देखो छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान रेड आपको कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। इन संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की अगर हिंदी में बात करें तो एल्वियोलाई को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कूपिकाएँ। क्या बोलते हैं, कूपिकाएँ। ठीक है, इन कूपिकाओं को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है बच्चों, देखो तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो होती है ये फेफड़े की आंतरिक संरचना होती है। कैसी होती है, ये फेफड़े की आंतरिक संरचना होती है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इसकी होती है। और अगर बात करें कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में इनकी संख्या 2 करोड़ होती है। लेकिन अगर वयस्क मनुष्य की बात करें तो पूरे फेफड़े में कितनी होती है, 15 करोड़ एल्वियोलाई होती है। कितनी होती है, 15 करोड़ होती है। ये फेफड़े की एक बाह्य संरचना थी। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेफड़े की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ पहले ये जानते हैं कि देखो यहाँ पे जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या कर रहा है, दोनों फेफड़े को सुरक्षा दे रहा है कि अगर ये डायाफ्राम नहीं होगा तो ये फेफड़ा नीचे गिर जाएगा। और डायफ्राम की खास बात ये होती है कि अगर डायफ्राम ना हो तो फेफड़ा टिक नहीं पाएगा। और ये क्या करता है कि सांस लेने में भी मदद करता है। तो कुछ हम 2-3 नोट पॉइंट जानते हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि कभी कभी आप देखे होंगे रास्ते में अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको एक भी रत्ती खून नहीं आ रहा है। क्या रहा है, उसको रत्ती भर खून नहीं आ रहा है, लेकिन गिरने के बाद देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने का मतलब देखो बच्चों क्या है कि उसका डायफ्राम टूट गया होगा। क्या, उसका डायफ्राम टूट गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरी नोट पॉइंट ये है कि जब औरत क्या होती हैं, पेट से होती हैं, जब गर्भाधारण करती हैं तो उनका जो पेट होता है स्वेल कर जाता है, जो पेट होता है वो फूल जाता है। जब पेट फूलता है तो उनका जो फेफड़ा होता है आगे की तरफ निकल जाता है, यानी जो डायाफ्राम होता है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है,
क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के लिए जगह चाहिए। तो जो फीमेल होती हैं जब गर्भधारण करती हैं तो ऐसे उनका बॉडी हो जाता है, यानी गर्दन ऊपर हो जाता है और जो फेफड़ा होती है आगे निकल जाता है, पेट फूल जाता है, तो यानी डायफ्राम ऊपर हो जाता है। और उनका जो श्वास दर होता है, मतलब सांस लेने के हम लोग का क्या है कि नॉर्मली 1 मिनट में हम लोग 20 से 25 बार सांस ले सकते हैं, लेकिन जब औरत गर्भ धारण कर लेती हैं तो उनका जो श्वास दर होता है वो 15 से 20 बार हो जाता है, यानी कम हो जाता है, क्योंकि डायफ्राम ऊपर हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वो कोई काम भी नहीं कर पाती हैं। तो ये कुछ मज़ेदार चीज़ थी, ये आप दिमाग में बैठाए रहिए। तो बायोलॉजी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस नॉर्मल चीज़ आप पूरा यही चीज़ पढ़ते हैं, ये सब भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि फेफड़े में कितने स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आता है नासिका एवं नासामार्ग। नासिका यानी कि जो आपका नोज है, जो नाक है, नाक देख रहे हैं, नाक में कितने पोर हैं? 2 पोर हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। क्या बोले? नासा छिद्र। अब नासा छिद्र के दोनों छिद्र के बीच में देखो कुछ पट्ट दिखाई दे रही है, इसे हम लोग बोलते हैं नासा पट्ट। देखो यहाँ पे पट्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नासा पट्ट। और ये जो नासा पट्ट है, नासा पट्ट क्या करती है? 2 छिद्रों को विभाजित करती है, तो एक ग्रसनी का ही भाग है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम रखें नासा ग्रसनी। क्या नाम रखें? नासा। नौ से नाक, नौ से नासा ग्रसनी। ठीक है, अब देखो नीचे आते हैं तो ग्रसनी का एक भाग बड़ा सा मुंह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख ग्रसनी। तो देखो मुख है तो मुख ग्रसनी। ग्रसनी का जो सबसे पहला भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नासा ग्रसनी। जो दूसरा भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुख ग्रसनी। तीसरा जो भाग होता है जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है, जो हमने बताया टेटुआ, वो क्या है? कंठ ग्रसनी। यानी ग्रसनी कितने भाग है बच्चों? 3 भाग हैं। ठीक है, और हमने बताया था कि ग्रसनी में 2 छिद्र खुलते हैं, एक खुलता है श्वास नाल में और एक खुलता है भोजन नाल में। तो जो भोजन नाल होती है उस छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस, गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। और जो हमारा श्वास नाल होता है उस छिद्र को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस आगे चल के कहाँ खुलती है? वायु नाल में। जो हमारा भोजन नाल होते हैं आगे चल के कहाँ खुलती है? ओइसोफेगस यानी ग्रास नली में। ग्रास नली आगे जाके कहाँ खुलती है? अमाशय में। और जो हमारा वायु नाल होता है आगे चल के कहाँ खुलता है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखे है? वायुनाल। वायुनाल आगे चल के कहाँ खुलता है? श्वास नली में। और जैसे श्वास नली 2 भागों में विभक्त हो जाता है, दोनों लंग्स में प्रवेश करता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। और ब्रोंकी जैसे फेफड़े के अंदर घुसता है और अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। इतना बात क्लियर है? अब इन्हीं ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या है? मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे संरचना पाए जा रहे हैं। इन संरचनाओं को हमने क्या बोला? कूपिकाएं यानी एल्वियोलाई। अब अगले वीडियो में हम फेफड़े की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा फेफड़े की बाह्य संरचना। तो जो मानव होते हैं, मानव में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा होता है। क्योंकि फेफड़े के बारे में हमने बताया कि 1300 ग्राम के होते हैं, हल्का गुलाबी रंग का होता है, 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसके कुछ पोर्शन बताए थे कि नासिका एवं नासामार्ग होता है, ग्रसनी होता है, वायुनाल होता है, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा। ठीक है, तो अब इसके बाह्य संरचना की अगर हम बात करें कि फेफड़ा यानी लंग्स, तो लंग्स के बारे में हम सिंपल से लिख सकते हैं कि जो ग्रसनी होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। फिर ट्रैकिया क्या होता है? छल्ले द्वारा घिरा रहता है, जिसे उपास्थि का छल्ला कहते हैं। ये हमारा वायुनाल आगे चल के 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी आगे चल के और अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाता है, उसे हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और उस पर मधुमक्खी के समान छत्ता पाई जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कूपिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य संरचना हुआ पूरा। अब हम अगले वीडियो में यानी कल की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेफड़े की आंतरिक संरचना क्या होती है। तो कल की वीडियो एकदम शानदार होने वाली है, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।